यस सर। सभी सहकारियों से जय भीम। आज हमारा चौथा चैप्टर चालू होने जा रहा है। कोऑपरेशन इज द अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म। और इसमें पहला लेक्चर होगा व्हाई आर वी नॉन कैपेबल, नॉन कॉम्पिटेंट टू डाइजेस्ट कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव स्किल्स। और इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे धीमंत गौतम वावरे सर। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। धीमंत गौतम वावरे सर, प्लीज सर। सभी सहकारियों को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम मीन्स आई ऑनर एंड विश ग्रेटनेस इन यू, अर्थात आप में निहित मानवता और थोड़ा सा, हाँ प्लीज सर स्टार्ट। हाँ थोड़ा सा वर गया थोड़ा सा। ओके, हाँ बस बस बस, ओके सर। हाँ प्लीज सर कंटिन्यू। तो साथियों जय भीम। So far we have discussed and studied culture of caste, that means culture of stupidity, जाति की संरचना, जाति व्यवस्था, और एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, और तीसरा सब्जेक्ट था थिंकिंग स्किल। और आज हम चौथे सब्जेक्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑपरेशन। तो इसका नाम ही है कोऑपरेशन इज द अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, सहकारिता का दूसरा नाम अम्बेडकरिज्म है। तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, तो व्हाई आर वी नॉन कैपेबल, नॉन कॉम्पिटेंट टू डाइजेस्ट कोऑपरेटिव स्किल। सहकारिता कौशल को हम अच्छी तरह से समझने में असमर्थ और अयोग्य क्यों रहे, इसका क्या कारण है। और उसके सब टॉपिक है द बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट, कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी, आधुनिक जाति की निर्मिति और ये मूर्खता की संस्कृति। और बी है इनर्शिया ऑफ कास्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग बहुजन समाज। जाति के जड़त्व ने सहकारिता भावना बहुजन समाज से नष्ट की है। और इसके बाद में है लैक ऑफ स्कोप ऑफ कॉमन पर्पस एंड हेंस कॉमन पोजीशन इन करंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी सामाजिक हेतु और सामाजिक संपत्ति का न होना, ये भी है। तो आइए हम इसका प्रेजेंटेशन मैं शुरू करता हूं। तो आज हम सहकारिता आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले ही हमने इस बात का जिक्र किया है कि कोऑपरेशन इज द अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, यानी सहकारिता का दूसरा नाम अम्बेडकरिज्म है। उसको ह्यूमनिज्म भी कहते हैं या मानवतावाद है। तो विच एनलार्ज और कैपेसिटी टू cooperate, enlarge in joint behavior with fellow of society at large, and pay back to society to which we are belong to. Cooperation, तो belong to cooperation। तो cooperation के बारे में रसेल कहते हैं only thing that will redeem mankind is cooperation. Only thing that will redeem mankind is cooperation. केवल एक चीज जो सहकारिता है वही मानव मुक्ति करेगी। और रसेल आगे कहते हैं कि stupid or cocksure while the intelligents are full of doubt। मूर्ख को अति आत्मविश्वास होता है, मूर्ख लोगों को अति आत्मविश्वास होता है, जबकि बुद्धिमान संदेहपूर्ण रहते हैं। तो इसमें जैसे कि थिंकिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। तो थिंकिंग स्किल के साथ साथ में ये जो समाज परिवर्तन आंदोलन में
जो कोऑपरेशन स्टूल है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्टूल है। तो एडवर्ड डी बोनो साहब ने, जो थिंकिंग के विश्व गुरु है, तो उन्होंने कहा है, यू कैन एनालाइज द पास्ट बट यू हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। इफ यू डोंट डिजाइन इट, समवन और somebody डिजाइन इट फॉर यू। आप भूतकाल का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना भविष्य डिजाइन करना होगा। अगर हम अपने भविष्य का डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो कोई तो भी हमारे भविष्य को अपने तरीके से डिजाइन करेगा। तो MKSOT के डायरेक्टर जनरल श्रीमंत PR अम्बेडकर साहब ने जाति के बारे में गहरा चिंतन और मनन कर जाति के विरुद्ध कंसेप्ट कौन सा है, इसकी उन्होंने खोज की। जाति के विरुद्ध क्या है, तो उन्होंने सोच विचार करके, गहरा चिंतन करके शोध की, उसको खोज किया। खोजबीन के बाद में उन्हें पता चला कि कोऑपरेशन ही जाति के विरुद्ध कंसेप्ट है। कोऑपरेशन इज द एंटीथेसिस ऑफ कास्ट। कोऑपरेशन इज द एंटीथेसिस ऑफ कास्ट। और इससे हम जाति व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं, डिकास्ट कर सकते हैं, या उसके बाद में हम एनिहिलेट कर सकते हैं। कैन वी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिवाइटलाइज एंड रिजुनेट अम्बेडकरिज्म? क्या हम सक्षम, नावीन्यपूर्ण और यौवनपूर्व अम्बेडकरवाद सार्थक कर सकते हैं? जब हमारे पास्ट का हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे हम फ्यूचर डिजाइन करेंगे, तो हम देखते हैं कि अशोका के समय में सहकारिता की भावना बड़ी प्रबल थी। इसलिए अशोका ने कम से कम पुलिस बल और सैन्य बल पर प्रजा के लिए बेहतरीन और बेमिसाल कार्य किए। उनका कार्यकाल भारत के इतिहास में गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि अशोक जानते थे कि नहीं कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर, लोगों के हितों से बढ़कर कोई कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि वह सर्व प्रजा को अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र और पुत्री को प्यार करता है और उसकी अड़चने, दिक्कतें छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसी प्रकार सम्राट अशोका ने अपने प्रजा पर प्यार किया। तो इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, जो रिपीटेशन होगा, देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is period of freedom, greatness and glory, that is the period of Maurya Empire. At all the time, countries suffer from defeat and darkness, but the Maurya period, when Chaturvarna completely annihilated, when the Shudra, who constituted mass of people, came into their own and become the ruler of the country. इसका मतलब भारत के इतिहास में केवल एक ही काल ऐसा रहा है जिसे स्वतंत्रता, महानता और गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य। हर समय देश में पराजय और अंधकार का युग था, लेकिन मौर्य काल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था लगभग जड़मूल से खत्म कर दिया था और मौर्य युग ने शूद्र देश के शासक बन गए। जब चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का बोलबाला शुरू हुआ, तब भारतीय इतिहास में पराजय और अंधकार का युग शुरू हुआ। तो ये जो प्रश्न है हमारे सामने कि व्हाई आर वी नॉन कैपेबल,
नॉन कॉम्पिटेंट टू डाइजेस्ट कोऑपरेशन स्किल, यानी सहकारिता कौशल्य को हम अच्छी तरह समझने में असमर्थ और अयोग्य क्यों रहे। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है कि सम्राट अशोका के पड़पोते मौर्य सम्राट बृहद्रथी की हत्या बड़े षड्यंत्र और कपट से एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने की, और उन्होंने अपनी राज्य सत्ता बनाई, और अपनी राज्य सत्ता बनाकर उन्होंने जो समतामूलक समाज रचना थी, जो बुद्धिज्म था, तो उनको खत्म करने के लिए भिक्षुओं के कत्लेआम किए, और साथ में जो बुद्ध विहार थे और स्तूप थे उनको नष्ट कर दिया, और ब्राह्मणी वैदिक धर्म की उन्होंने स्थापना की। इस प्रकार ये व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था कामयाब करने के लिए सुमिति भार्गव द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई, और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदलने के लिए उन्होंने श्रुति, स्मृति, वेद, धर्म ग्रंथ आदि निर्माण किए, और जाति जातियों में, उपजातियों में जो शूद्र लोग थे तो 6742 जाति में उनको विभाजित कर दिया, और उन्होंने उनमें कोऑपरेशन की भावना खत्म कर उच्च नीच की भावना उनमें की, और वह स्वयं ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जाति व्यवस्था के लाभार्थी, बेनिफिशियरी फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, और जो शूद्र वर्ण थे वो विक्टिम फ्रॉम द कास्ट सिस्टम बन गए। तो उन्हें इस तरह ब्राह्मणी व्यवस्था ने, मनुस्मृति ने उनका आपस में सहकार नष्ट कर उन्हें सदियों तक का गुलाम बनाया, और इस गुलामी में जीने पर हमारा जो शूद्र बहुजन समाज तैयार हो गया। हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के सभी गुलाम हैं, लेकिन हर गुलाम का दर्जा अलग अलग है। तो जाति के कारण हमारे बहुजनों में सहकारिता की भावना, कोऑपरेशन की भावना नष्ट हो गई, इसलिए वह इकट्ठा नहीं आ सकते, इसलिए वो जाति जाति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें थिंकिंग स्किल नहीं है, इसलिए उनमें कोऑपरेशन भी नहीं है। तो कोऑपरेशन और थिंकिंग स्किल से उनके बीच में हम आपसी भाईचारा निर्माण करके उनको इकट्ठा कर सकते हैं। महानायक कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे, धर्म और राज्य सत्ता ब्राह्मणों के पास है, जमीन की सत्ता क्षत्रियों के पास है, और इंडस्ट्री की सत्ता वैश्यों के पास है, और 85% जो बहुजन समाज है वह भूखा प्यासा लाचार है। तो यह व्यवस्था सड़ी गली है, हमें यह व्यवस्था बदलनी है। मुट्ठी भर लोग बहुत बड़े लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था हमें बदलना है, और ये व्यवस्था बदलने में मान्यवर कांशीराम साहब कामयाब हो गए थे। तो ये व्यवस्था कांशीराम साहब जाने के बाद में और थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो पैंडेमिक के दौरान ऑक्सफैम ने रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक रिपोर्ट लिया, ऑक्सफैम ने मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण किया,
तो देखा गया कि भारत में 1% उच्च जाति के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति है। 1% उच्च जाति के पास लोगों के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति है और 120 करोड़ यानी जो कि अपने आबादी का 90% आबादी जिनके पास केवल 13% संपत्ति है। कोरोना पैंडेमिक में देखा गया कि देश का जीडीपी गिर गया, लोग गरीब हो गए, भूखे कंगाल हो गए, पर यहाँ के जो उद्योगपति जैसे अंबानी अदानी है तो उनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ गई है। ये भारत के 10% लोग सभी 90% लोगों को मीडिया द्वारा कंट्रोल करते हैं या अनेक प्रकार के वो फंडे निकालती है, क्योंकि बहुजन लोगों में हम देखते हैं कि कोऑपरेशन की भावना का अभाव है, उनका आपस में कोऑपरेशन नहीं है। ये कोऑपरेशन क्यों नहीं है? इस जाति व्यवस्था ने सहकारिता की भावना नष्ट की है। तो जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि विषमता पर आधारित हिंदू धर्म शास्त्र को नकार देना चाहिए। ये मनुस्मृति कोई शास्त्र नहीं, यह प्राचीन कानून है। जब कानून बेकार हो जाता है तब उसे बदला जा सकता है। गुरु नानक और गौतम बुद्ध की भांति आपको चाहिए कि धर्मशास्त्र का बहिष्कार नहीं तो उसकी प्रभुसत्ता को आविष्कार करना चाहिए। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एशियन इंडिया में बाबा साहब कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। यहाँ का जो लड़ाई है, भारत का जब इतिहास हम देखते हैं तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म मनुवाद विरुद्ध मानवतावाद का जानलेवा इतिहास है। तो देश की ये सबसे बड़ी समस्या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था समस्या है, और इस जाति ने सहकारिता का भावना नष्ट की है। पुनः हमें ये भावना बहुजन समाज में इनकलकेट करनी है। कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हमारे बीच कम्युनिकेशन की कमतरता है। तो कम्युनिकेशन की कमतरता होगी तो कोऑर्डिनेशन की भी कमतरता होगी। तो हमारे यहाँ हमने कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, तब हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और हमारे बीच में कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी। तो हमारे महापुरुष ने समता मूलक समाज का सपना देखा था। हमारे माननीय घनश्याम जी कहते थे, मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। और बाबा साहब कहते थे, मेरा भारत प्रबुद्ध भारत, क्योंकि संपूर्ण भारत में समता मूलक समाज जो कि बौद्ध धर्म था, वो बुद्धिस्ट कहाँ गए? वो पूछते थे कि वो बुद्धिस्ट कहाँ गए, कि वो हुक्मरान हुआ करते थे। तो इसलिए हमें ये समझना है। तो कांशीराम साहब ने हमें समझाने वाले बनने को कहा। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। तो बार बार महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ आकर समझाते रहते थे। महाराष्ट्र के लोग उनसे कहा करते थे, साहब ये विचारधारा तो अच्छी है, पर ये विचारधारा तो अच्छी है लेकिन कामयाब नहीं हो सकती। आवाज कमी हो जाए। विचारधारा तो अच्छी है पर कामयाब हो सकत नहीं कि नकारात्मक सोच लोगों के जहन में दिमाग में बैठी है। तो ये लोगों की जहन दिमाग में जो ब्रेन में बैठी हुई जो नकारात्मक
सोच, निगेटिव एटीट्यूड माननीय कांशीराम साहब ने मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में कामयाब करके दिखाया। तो इस प्रकार इससे हम सोच सकते हैं कि हम अगर आपस में कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, तो कोई भी काम, जो कोई भी कठिन काम है, तो हम उसे सरल कर सकते हैं, ये कामयाबी पा सकते हैं। तो हम देखते हैं ये वर्टिकल कास्ट क्या है कि ये वर्टिकल हायरार्की है कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम की जड़ है। ये वर्टिकल हायरार्की कास्ट सिस्टम की जड़ है, ये खड़ी हुई व्यवस्था है। जैसे कि हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो सत्ता और संपत्ति बढ़ जाती है, और जैसे ही नीचे नीचे आते हैं तो सत्ता और संपत्ति का अभाव निर्माण हो जाता है। तो ये जाति की फिलॉसफी खत्म करने के लिए हमें दो स्किल दिए हैं, जो कोऑपरेशन और थिंकिंग स्किल। ये दोनों स्टूल जाति को खत्म करने का कार्य करेंगे। अभी की वर्तमान सरकार राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की बात करेंगे, वे राम राज्य की बात करेंगे तो हम अशोक राज की बात करेंगे। तो राम राज्य में क्या है? मनुस्मृति है, विषमता है, समता विरोधी है। तो हम संविधान, हम अशोक के राज में क्या है? तो अशोक के राज में संविधान है, समता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है। तो इस प्रकार का हम अशोक का राज के लिए हम बात करेंगे। तो कोऑपरेशन के लिए महान अशोक का जो आदर्श है वो बेहतरीन एक मिसाल है। अशोक के समय में उनके प्रजा में बहुत बढ़िया कोऑपरेशन था। तो और एक पॉइंट है कोऑपरेशन वर्सेस कास्ट। तो कोऑपरेशन वर्सेस कास्ट कैसी है? कास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑपरेशन। कास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑपरेशन। कास्ट जैसी जैसी बढ़ेगी वैसा वैसा कोऑपरेशन कम हो जाएगा। अगर हम कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो अपने आप कास्ट कमजोर हो जाएगी। तो ये कास्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शन ये रिश्ता है। तो हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है। अगर कास्ट को हमें डिकास्ट करना है तो हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है। अगर हम कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो कास्ट डिकास्ट होगी, अंततः वो कास्ट एनिहिलेट हो जाएगी। इसलिए कोऑपरेशन का बहुत बड़ा महत्व है और हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आइडिया ऑफ कोऑपरेशन, हम देखेंगे आइडिया ऑफ कोऑपरेशन इज कंप्लीटली absent in notion of caste. Idea of cooperation is completely absent in notion of caste. जाति की अवधारणा में सहकारिता संकल्पना का पूर्णतः अभाव है। तो जाति के अंदर जाति रहती है तो एक जाति दूसरी जाति की सहकारिता के लिए नहीं आती। वो देखती है कि ये किसका सवाल है, ये किस जाति का सवाल है। तो ये शेड्यूल कास्ट का सवाल है, ये ओबीसी का सवाल है, ये मातंग का सवाल है, ये महार का सवाल है, ये मराठा का सवाल है। तो इस प्रकार से वो जाति के नाम पर वो अलग अलग हो जाती है, उनका बिखरा हो जाता है, वो इकट्ठा नहीं आती है। तो आइडिया ऑफ कोऑपरेशन जो है तो कंप्लीटली इसमें एब्सेंट रहती है। तो इसके लिए जो जाति की अवधारणा हमें कोऑपरेशन द्वारा खत्म करना है या कम करना है। तो इनर्शिया ऑफ कास्ट किल द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। इनर्शिया ऑफ कास्ट ने कोऑपरेशन को खत्म कर दिया है। तो जाति की जड़त्व में ने सहकारिता को भावना को खत्म कर दिया कि एक जात दूसरी जातों को नीचा समझती है और दूसरी जात अपनी जात से ऊंचा समझती है। ये उच्च नीचता से
ये गैर बराबरी से जाति की जड़त्व की भावना निर्माण हो गई है, इसलिए वह सहकारिता की भावना खत्म करती है। तो इसलिए हमें इनमें सहकारिता लाना है। कास्ट के नाम पर हम देखते हैं कि हम कास्ट, सभी कास्ट के विरोधी है, लेकिन कास्ट कास्ट नष्ट, तो जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था किसी को अच्छी नहीं लगती, या ब्राह्मणवाद किसी को अच्छा नहीं लगता। सभी जातीय ब्राह्मणवाद को कोसते हैं, अतः वो ब्राह्मणों के ही पास जाते हैं। तो ये खत्म करने के लिए जो उपाय बाबा साहब ने कहा था कि उनकी जो धर्म सत्ता है तो हमें नष्ट करना है। तो जो इनर्शिया ऑफ कास्ट है, इसमें जो भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, तो इन्होंने नष्ट की है। तो हम देखते हैं कि जाति के नाम पर हमें जाति ने क्या दिया है? जाति ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, जाति ने हमेशा हमें इंसल्ट किया है। जाति हमारे लिए गाली के समान है, उनके लिए जाति एक सम्मान है, तो हमें जाति एक अपमान है। जाति के नाम पर अनेक बार हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारा इंसल्ट होता है, हमारा ह्यूमिलिएशन होता है, हमारे लोगों पर जाति के नाम पर एट्रोसिटी होती है। और आजकल ये एट्रोसिटी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ जातिवाद का बड़ा बोलबाला हो गया है। तो ये काम, जातिवाद करने का काम और जातीय दंगे करने का काम, धार्मिक दंगे करने का काम मनुवादी और ब्राह्मण करते हैं। और इससे निजात पाने के लिए हमें जाति जाति के दरमियान कोऑपरेशन की भावना इनकलकेट करना है। तो हमने इससे पहले जो पहला सब्जेक्ट था कल्चर ऑफ कास्ट में देखा था और उसका अध्ययन भी किया, इसमें डिस्कस भी किया कि व्हाट इज कास्ट, जाति क्या है। तो जाति क्या है? व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज अ नोशन, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। तो जाति एक अवधारणा है, जाति एक मन की यानी अपनी बुद्धि की अवधारणा है कि जाति कोई दिखती नहीं। इट इज स्पिरिट ऑफ अनइक्वालिटी, वो असमानता की भावना है। इट इज स्पिरिट ऑफ आइसोलेशन, वो आदमी को अलगाव करती है। और ये है इट इज अ स्टूपिडिटी, और ये मूर्खता है। फिर भी ये लोग उसको अपने पास में रखते हैं। और ये कास्ट, ये जो कोरोना का वायरस है, इससे भी ज्यादा डेंजरस वायरस, मच मोर डेंजरस वायरस देन कोरोना, कास्ट है। कास्ट इज डेंजरस वायरस और थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। ये जाति व्यवस्था के लोग बीमार लोग हैं, और इसका इलाज अगर कौन सा है तो वो थिंकिंग स्किल है। जाति एक भयानक विषाणु है और इस पर उपचार एक में उपचार है, विचार कौशल्य और कोऑपरेशन। तो समाज कभी जाति नहीं बनता और जाति कभी राष्ट्र नहीं बन सकती। और देयर इज नो कोऑपरेशन ड्यू टू कास्ट। जाति होने के कारण कोऑपरेशन नहीं है, इसलिए बहुजन लोग अलग अलग बिखरे पड़े हैं। और इसको इकट्ठा आने से रोकने के लिए आपस में लड़ाया जाता है। कास्ट सिस्टम ने हमारी बहुत अपमान और अनादर किया है। तो हमारी जाति गाली के लिए इस्तेमाल की जाती है, जाति के नाम से हमें गाली दी जाती है। तो समस्या बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट कल्चर। तो ये समस्या कहाँ है? तो बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट कल्चर
बहुजन समाज को अलग अलग जाति और उपजाति में बांटकर उनमें असहकारिता की भावना को नष्ट कर जाति को मजबूत किया। अलग अलग जातियां आरक्षण की मांग कर रही है और जिससे एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन बनेगी। अपेक्षित परिणाम के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा लोग आरक्षण मांग रहे हैं, गुजरात में गुर्जर लोग आरक्षण मांग रहे हैं। तो ये आरक्षण मांगने का मतलब है कि जाति जाति में लड़ना। ओबीसी के साथ में मराठा लड़ेगा, गुर्जर के साथ में और कोई दूसरी जाति है तो वो लड़ेगी। तो अलग अलग आरक्षण लोग मांग रहे थे। आरक्षण ये किस लिए आरक्षण दिया था कि समाज में जो गैर बराबरी है वो मिटाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था कि आरक्षण जो कमजोर है सामाजिक दृष्टया, आर्थिक दृष्टया, जिससे पिछड़े है, तो उनके लिए आरक्षण रखा था। तो ये आरक्षण की मांग सभी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शायद ब्राह्मण लोगों को कोई भी डिमांड न होते हुए भी उनको भी आरक्षण दे दी गया है। इस प्रकार ये आरक्षण को निष्प्रभ करने की कोशिश ये मनुवादी कर रही है और एक जाति दूसरे जाति का दुश्मन बना रही है। और इसलिए अपेक्षित परिणाम के लिए ये हमें ये मिटाने के लिए कोऑपरेशन लाना है और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जब ये जातियां और उपजातियां आपस में सहकार्य करेगी तब ये गैर बहुजन को आरक्षण देने में शक्तिशाली बनेगी। नो कॉमन कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज इन बहुजन समाज। तो बहुजन समाज में हम देखते हैं कि जाति के कारण सामान्य और सामूहिक कार्य की कृति नहीं, सामान्य और सामूहिक कार्य कृति नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम एक आदि प्रोग्राम रखे तो लोग सोचते हैं कि ये हमारी जाति का प्रोग्राम नहीं है, ये उनका प्रोग्राम है। तो इसलिए जो कॉमन कलेक्टिव इसमें वो सम्मिलित होना नहीं चाहते। देयर इज नो कोऑपरेशन अमंग बहुजन समाज। देयर इज नो कॉमन पोजीशन या कॉमन प्रॉपर्टी बहुजन समाज में नहीं है। जो कॉमन प्रॉपर्टी रहती है या कॉमन पोजीशन रहता है वो एब्सेंट रहता है क्योंकि इसमें जात आती है। तो हिंदी सोसाइटी इज नॉट सोसाइटी, इसलिए इसमें नो कॉमन प्रॉपर्टी, कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती और ट्रस्ट इज नॉट डेवलप अमंग बहुजन समाज। तो विभिन्न जाति से लोग आने के कारण उनमें जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं होता। वो अपने जाति पर ही विश्वास करते हैं, दूसरी जातों पर अविश्वास की निगाह से वो देखते हैं। द इंटीग्रेशन नॉट सीन इन बहुजन समाज। तो बहुजन समाज में जो एकता होनी चाहिए वो भी नहीं दिखती क्योंकि बहुजन समाज जाति जाति में बिखरा पड़ा है। तो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में बहुजन समाज की सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं होती। इनको और ये हैंडल करने के लिए गांव में जात पंचायत होती है, जाति की पंचायत होती है, जाति के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जात निर्णय लेती है और जात कभी कभी ऐसा निर्णय लेती है कि समाज को बहिष्कृत होना पड़ता है। तो चंद्रपुर जिले में एक ऐसी घटना एक जाति में हो गई कि एक जाति वाले व्यक्ति किसी के यहाँ जो मंगल कार्यालय रहता है या कोई दुखद घटना होती है तो उस प्रोग्राम में वो सम्मिलित नहीं होते थे, तो उनको जाति बहिष्कृत कर दिया। तो उनका जनाजा उठाने के लिए कोई भी आदमी नहीं आया। तो उनकी जो लड़कियां और कुछ घर में और लोग थे तो उन्होंने उसे अंतिम क्रिया किया। इस प्रकार से समाज में बहिष्कृत होने की प्रथा रहती है।
तो इस प्रकार की जो सोसाइटी रहती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंडिविजुअल की जो क्वालिटी रहती है, तो वो जो रिड्यूस होती है। तो प्रमोट निगेटिव कॉम्पिटेंट, तो इसमें निगेटिव कॉम्पिटेंट प्रमोट किया जाता है। जैसे कि कोई अगर आगे जा रहा है तो उसके पाँव खींचना, लेग पुलिंग टेंडेंसी रहती है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल, नो कॉर्पोरेशन, नो कॉपरेशन इन इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल ने भी इतने सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो अलग अलग जाति के होने के कारण उसमें कॉपरेशन नहीं होता है। हेंस देयर इज नो इंटेलेक्चुअल क्लास। इसलिए इंटेलेक्चुअल क्लास इनमें निर्माण नहीं हो सकता। तो जब तक बहुजन समाज के लोगों में कोऑपरेशन की भावना इनकलकेट नहीं होगी, तब तक जो हमें इंटेलेक्चुअल क्लास चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास कोऑपरेटिव क्लास होता है, तो वो कैसा होता है? तो इंटेलेक्चुअल क्लास के जो कुछ लक्षण है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये प्रामाणिक होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, और डिसइंटरेस्टेड भी होना चाहिए। जो कि हम एक नेता में भी ये जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास में हम जो लक्षण देखते हैं, तो वो एक नेता में भी ये लक्षण हो सकते हैं और होना चाहिए। तो ये, और इसका जो कारण है, ये कमियां होने के कारण जो वेलफेयर स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कोऑपरेशन। जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना, जो कंसेप्ट बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था, जो वेलफेयर स्टेट सम्राट अशोक का के काल में था, लोक कल्याणकारी राज्य, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण कोऑपरेशन नहीं होने के कारण नहीं हो सका। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि सम्राट अशोक ने अपने प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम किया, तो हम देखते हैं कि हमारा ये वर्तमान सरकार है, तो पेंडेमिक के दौरान मरने के लिए छोड़ दिया है। तो ये वेलफेयर स्टेट नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। तो एमक्यूएसपी का एक स्लोगन है कि हमें कौन सा राज चाहिए? अशोक का राज। तो अशोक का राज क्यों चाहिए? कि अशोक का राज में क्या था? ये सोशल वेलफेयर स्टेट था। तो अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। यहाँ मैं अपना मेरा जो कोऑपरेशन का पार्ट था वो मैं पूरा करता हूँ। और जय भीम साथियों, थैंक यू सो मच। महेंद्र और Yes. श्याम सुंदर, ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं जहां तक समझता हूं कि आपके परसेप्शंस बहुत बड़े पैमाने पे बदलने जा रहे हैं। ये पूरा जब भी होगा ट्रेनिंग, तो आप इस व्यवस्था के खिलाफ एक नए अंदाज से, एक नए अप्रोच के साथ देखना शुरू करेंगे। और सारी बातें जो आपको पिछले तकरीबन 2 हफ्ते और आने वाले और 10 दिन तक जो बताई जा रही है, ये मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। पिछले 40 साल के निरंतर अभ्यास और रिसर्च अनुसंधान का ये सारा निष्कर्ष, ये सारा ज्ञान जो है आप लोगों के साथ में विदाउट एनी रिजर्वेशंस और विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोगों के सामने ये लाया जा रहा है। तो आपसे बस इतना ही सुझाव है या फिर एक रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत सीरियसली लेके समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको समझाया जा रहा है, इसको आपको कंटेंट के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करेंगे, इंस्टेड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन हु इज डिलीवरिंग इट, इंस्टेड ऑफ द ओरेटरशिप ऑफ द पर्सन हु इज डिलीवरिंग इट, इंस्टेड ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्पीकर, आप अगर कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो
वो आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा बदलाव लाने वाली स्थिति में पहुंचाने वाली बात होगी। और इसी भावना के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करते हुए अभिनंदन करता हूं, और इसी तरह से आपका उत्साह आखिरी दिन तक बनाए रखिए। और इसके बाद भी आपको अगर कोई शंकाएं या कोई डाउट्स या कोई क्लैरिटी आप किसी चीज में चाहते हैं, तो हम सभी के नंबर आप लोगों के साथ में जिसके साथ में बात करनी है, दे कैन नोट डाउन आवर नंबर, और हम में से किसी के भी साथ बेझिझक आप लोग बात कर सकते हैं। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो वो बार बार पूछ सकते हैं, बट रिलेवेंट टू द टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड हियर in this webinars for almost a month long webinar we have been doing. So I again congratulate and wish the greatness in you, and महेंद्र जी से दरखास्त करूंगा कि ये आज का जो वेबिनार है यहीं पे संपन्न होता है, इस तरह की घोषणा करें। सभी को जय भीम। ओके, सभी साथियों का, सहकारियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, यस सर। नाम करके आए हुए एक डॉक्टर श्रीराम। डॉक्टर श्रीराम डॉक्टर नांदेड़ श्रीराम से जी है। परिचय देंगे अपना। आज अगर कोई व्यक्ति हीरो बनेगा, इंडस्ट्री में अगर कोई पॉपुलर सिंगर बनेगा, पॉपुलर यस सर, डॉक्टर श्रीराम, जरा परिचय दीजिएगा डॉक्टर श्रीराम। डॉक्टर श्रीराम फ्रॉम नांदेड़। वेलकम सर। यस सर, कौन सा मेडिकल फील्ड है या एकेडमिकल फील्ड? हाँ, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में डीन करके रिटायर हो गया हूँ। अरे वेलकम सर। आपको बाद हम में माइंड मैं- ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम में डाल दे जाए। मैं आपका बाद नंबर दीजिए में हमें। आंध्रा के 2 कॉलेजेस में मैं प्रिंसिपल था। ये कॉलेज में मैं डायरेक्टर भी था, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद। और ये सामाजिक, इसमें से मैं प्राइमरी स्कूल से मेरे मन में ये भावना है सामाजिक। सर वीडियो चालू करें आपका? हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों का डॉक्टर श्रीराम सुनते जरा हुए। वीडियो चालू करेंगे आप? डॉक्टर श्रीराम यस सर, वीडियो चालू करें सर? यस सर। सब आपको देखना चाहते हैं टीम साहब को। हाँ, बार बार।